रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। यूँ तो मैंने हज़ारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत बड़े उद्योगपति, समाज सेवी, कला के पुजारी और दबे कुचलों को जीवन में ऊपर उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित नरेन भीखू राम जैन साहब हैं, जो कि अपना राजनीतिक सफ़र कांग्रेस पार्टी से शुरू किए थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी में पहुँचे। अब वे आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली इकाई के सर्वे सर्वा हैं और वो दिल्ली नगर निगम चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। और या यूं कहें, आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार जो सपने देख रही है एमसीडी में भी सरकार बनाने की, और वर्तमान में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और मरणासन अवस्था में पहुंच चुकी कांग्रेस को दरकिनार करके जैन साहब यहाँ बहुत बड़ा गुल खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं, उनके राजनीतिक सफ़र को जानेंगे, उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से वे केजरीवाल, भाजपा और कांग्रेस को शिकस्त देंगे, उनकी भविष्य की रणनीति क्या है और समाज में किस तरीके से आम आदमी को, दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाया जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जैन साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको विरासत में बहुत कुछ दिया। आपके पिताजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आप उद्योगपति भी हैं, आप आर्ट से बहुत लगाव रखते हैं। जो गुमनामी में जी रहे हैं आर्टिस्ट लोग, उनको एक स्थान जो है प्रदान करते हैं ताकि वो भी लाइमलाइट में आ सकें। और राजनीति में भी आप जो है काफ़ी दमखम के साथ रहे हैं और लोगों के साथ जो है आपने काम किया। हमें आप ये बताइए, अब ये आज़ाद समाज पार्टी में जो आपको जिम्मेदारी मिली है, इसको लेके आपकी क्या रणनीति है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सिराज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। ये बहुत अच्छा एक जुनूनी सवाल आपने किया, क्योंकि ये सवाल जब मेरे सामने कोई भी पत्रकार रखता है तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा का जो शीर्षक है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति जब कार्यरत होता है तो उसके अंदर एक आत्मा से एक सबमिशन होता है, एक सरेंडर होता है कि यार मैं किसी कार्य करने जा रहा हूँ, एक दल से जुड़ने जा रहा हूँ, तो मुझे उसके साथ सच्चाई से, ईमानदारी से कार्य करना होता है। आपने बहुत अच्छी बात करी। मेरे पिताजी कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक से थे और एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर 45 साल राज किया। ईमानदारी की हद ये थी कि 1983 में जब वो तत्कालीन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे कॉरपोरेशन का सिविल लाइन से जहां हम रहते हैं वहां से टिकट दे दिया जाए ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं। मुझे कहते हैं नहीं भाई, मैं तुझे टिकट नहीं दूंगा, लोग कहेंगे अपने बेटे को दिया है। तो मैं उसकी वजह से शिकाररत हूं। कोई राजनीतिक दल, आज अगर मैं उस वक्त मेरे वालिद मुझे टिकट देते तो मैं शायद आज किसी और मुकाम पर खड़ा होता। खैर, मुकद्दर के आगे सब फेल है। तो उससे चलते 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 2012-13 में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, क्योंकि कांग्रेस से फ्रस्ट्रेशन थी बहुत ज़्यादा, अपने अंदर में एक पीड़ा थी, जिसके चलते मैंने आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को ज्वाइन किया। आपको याद होगा कि 2013 में जब 28 सीटें अरविंद केजरीवाल की आई थी तो मैं अरविंद केजरीवाल के साथ इनकी पीएसी में था, क्योंकि इनको मैंने, आपको याद होगा उस वक्त अखबारों में सुर्खियां चली थी, 1 रुपये में मकान दिया था किराए पे अरविंद केजरीवाल को। वो ये शख्स है जो आपके सामने बैठा है। और अरविंद केजरीवाल से बहुत घनिष्ठ संबंध आज भी हैं, लेकिन राजनीतिक संबंध अब थोड़े से फ़र्क हो गए, क्योंकि 2020 में जब एमएलए के चुनाव की बात आई तो चांदनी चौक क्षेत्र मेरा जो राजनीतिक क्षेत्र रहा, वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस से जो कांग्रेस का एमएलए था उसको टिकट देकर मुझे दरकिनार कर दिया। तो एक मैं अपने आप को ठगा सा महसूस किया। तो मैं अपने आप को बड़ा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन के चलते अब आप कहेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी का कैसे मेरे अंदर जो पैदा हुई बात, चंद्रशेखर आज़ाद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने पार्टी का कार्यभाग संभाला और दिल्ली में उन्होंने मुझे 2022 मिशन 2022 एमसीडी चुनाव का प्रभारी बनाया है और आज आपके सामने बैठा हूँ।
ये बताइए कि कांग्रेस में आप इतने दिन रहे और आपको जो है पूरा काम करने का वहाँ मौका मिला, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि कांग्रेस छोड़ के आप अरविंद केजरीवाल जैसे नकारा, निकम्मे, धूर्त मूर्त मुख्यमंत्री जो है उसके साथ आपको हाथ मिलाना पड़ा? मैंने आपसे बताया, कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन बहुत तेजी से उस समय आया, क्योंकि कांग्रेस के अगर आप इतिहास उठा के देखें, सन 2000 के बाद परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। जो पैराशूट, बल्कि 1998 की बात करता हूं, जब पैराशूट कैंडिडेट्स लाने का चलन चल गया, जो कार्यकर्ता संगठन में काम करता था उसको दरकिनार करके पैराशूट कैंडिडेट का सिस्टम अहमद पटेल साहब ने, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन अहमद पटेल साहब ने जिस प्रकार कांग्रेस को एक कमर्शियल दुकान के हिसाब से चलते थे, तो उन्होंने इस काम को बिगड़ता चला गया। इसीलिए मैंने कांग्रेस से, मैं अपने आप को डिप्रेशन में आके मैंने घर बैठ गया था। मैं जब घर बैठ गया तब जाके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। कमर्शियली जो है दुकानदारी खोलने का काम कांग्रेस में अहमद पटेल ने किया और वो सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो केजरीवाल भी तो वही कर रहा है। बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि आज केजरीवाल का दिल्ली में जिस प्रकार केजरीवाल का जो आज हुक्का है, उसमें आपके सामने इसका रिजल्ट बताएगा। क्योंकि पार्टी जिस प्रकार इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो नारा अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिया था, उसमें फ़र्क है। उसमें फ़र्क होने की वजह से आप देखेंगे कि जिस प्रकार, देखिए कोई भी आंदोलन, चाहे वो फोर्थ फ्रंट हो, चाहे वो कोई नया नेतृत्व हो राजनीतिक, वो जब पैदा होता है जब वर्तमान सरकारें अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करती, या उसकी पेशकश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच छोड़ देती है। अन्ना, मैं आपको याद बताना चाहूँगा, 2012 की बात है, मेरे पास टेलीफोन आया एक साहिबान का जो वकील है कि अन्ना हज़ारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अन्ना हज़ारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं गया मिलने के लिए। राउज एवेन्यू में वहाँ पर कोई जगह थी जहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे, वहाँ पर बैठे थे महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन, वहाँ पर बैठे थी ये जो पुलिस कमिश्नर थी किरण बेदी साहिबा। तो मेरे से अन्ना हज़ारे साहब कहते हैं, उन्होंने प्रॉम्प्ट किया, किरण जी कहते हैं अरे इन्हें तो मैं जानती हूँ, तो दिल्ली में मेरे फादर का नाम लिया। तो अन्ना जी ने मुझे कहा कि नरेंद्र जी आप दिल्ली को संभालो, हमारा ये आंदोलन हम करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं नहीं करूँगा कुछ भी, क्योंकि कांग्रेसी मेरे ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं उस वक्त मेरे अंदर खौफ था, एक राजनीतिक खौफ की कांग्रेसी। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं आपको बैक एंड से हेल्प करूँगा। मैंने कई मीटिंगें इनकी कराई, उस राउज एवेन्यू में, जैन भवन वगैरह कई जगह मीटिंग करवाई मैंने, और मैंने पार्टी को खड़ा करवाया। आम आदमी पार्टी में अगर आप जितने भी राजनेता रहे हैं आम आदमी पार्टी में, चाहे वो कुमार विश्वास साहब हों, योगेंद्र यादव जी हों या संजय सिंह हो, आप पूछिए उनसे कि नरेंद्र भीखूराम जैन ने क्या योगदान दिया आपकी पार्टी में, वो बताएंगे। नहीं, हमारे हिसाब से तो एक नंबर का नकारा है संजय सिंह भी। योगेंद्र यादव थाली का बैगन है, उसको कुछ पता नहीं है। एनालिसिस करना अलग बात है, पॉलिटिक्स करना अलग बात है। योगेंद्र यादव मीठा आदमी है, उसके बस की कुछ नहीं है। और रही कुमार विश्वास की, तो कुमार विश्वास का भी अब कोई विश्वास नहीं रह गया है जनता के बीच में, क्योंकि वो कभी गीत गाने लगता है बीजेपी के, तो कभी लगता है कि जो है वो बीजेपी के भी खिलाफ है, न्यूट्रल है, लेकिन वो कहाँ है ये उसको ही नहीं पता है। हमारा आपसे जो सवाल है, फिर मैं वहीं लौट रहा हूँ, अन्ना हजारे के बारे में आपका क्या कहना है? वो आदमी नालायक है, नकारा है, निकम्मा है, कि बहुत बड़ा संत है, कि बहुत अच्छा आदमी है? और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? वो मैं सवाल पूछूंगा। नहीं सिराज भाई, मैं ऐसे कमेंट्स नहीं करूंगा किसी के बारे में, क्योंकि अन्ना हजारे हमारे बड़े हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उसमें कमेंट्स नहीं करूँगा। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ और आसान करे दे रहा हूँ। अन्ना हजारे साहब ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद केजरीवाल पीक पे पहुंचे और केजरीवाल मुख्यमंत्री भी बने। केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। अन्ना हजारे ने केजरीवाल की भ्रष्ट नीतियों, नकारेपन, निकम्मेपन को लेकर कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? मैं ये जानना चाहता हूं। सवाल ये है कि क्यों नहीं किया। ये देखिए, ये एक बात, एक निजी बात है कि जो अन्ना हजारे साहब अपने आप से करेंगे या नहीं करेंगे, मैं उसमें सिराज भाई, जब कोई आदमी सार्वजनिक जीवन में आ जाता है तो उसके लिए राष्ट्र और जनहित सर्वोपरि होना चाहिए, और होता भी है। ये बात ये सही है। अगर आप जनहित के मुद्दे लेकर केजरीवाल और बीजेपी को नगर निगम में उखाड़ फेंकना चाहते हैं
और उस नीति में चंद्रशेखर आजाद रोड़ा बनते हैं, तो क्या आप ये निजी सवाल मान के घर बैठ जाएंगे? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, कोई रोड़ा चंद्रशेखर आजाद नहीं बनेंगे, कोई रोड़ा कुछ नहीं। सवाल क्या है? मेरा सवाल फिर अभी आपने जवाब नहीं दिया। देखिए, हम डिप्लोमेसी में नहीं फंसेंगे। हाँ। हमारा कहने का मतलब है, एक पत्रकार होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कैमरे पे कह रहा हूं कि अन्ना हजारे जो है बुजुर्ग हैं, लेकिन वो नकारा है। क्योंकि अगर जिस बच्चे को बाप ने पैदा किया और वो नालायकी करे, तो कान पे हाथ मार के, थप्पड़ मार के, गुद्दी से उसको कह सकता है। अन्ना हजारे ने वो कर्तव्य पूरा नहीं किया, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं उसमें ऐसी व्यक्तिगत विश्लेषण करता। व्यक्तिगत कहाँ है? अन्ना हजारे, महात्मा गांधी मर गए सर, सवाल करिए। महात्मा गांधी को मरे हुए इतने साल हो गए, उनके ऊपर आज भी सवाल उठता है। गोडसे पे आज भी उठता है, सुभाष चंद्र बोस पे आज भी उठता है, विवेकानंद पे आज भी उठता है, मदर टेरेसा पे आज भी उठता है, कलाम साहब पे आज भी उठता है, शास्त्री जी पे आज भी। कितने नाम ले लूं? सवाल तो उठाएगी जनता, जवाब उसको देना है। व्यक्ति आप हो, आप नेता हो, आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। आप कैमरे पे बच नहीं सकते हैं। ये आपके व्यक्तित्व का, आपके कर्तृत्व का परीक्षण है। देखिए, कोई भी विश्लेषण सिराज भाई इस तरह से करना बहुत कठिन है। किस तरह से होगा कि भाई मैं अन्ना हजारे विश्लेषण किस तरह से होगा? छोड़िए, अन्ना हजारे को छोड़िए। हाँ। विश्लेषण किस तरह से होगा? केजरीवाल का विश्लेषण कीजिए, किस तरह से करेंगे? हाँ, सही है। हाँ। जो केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा, अन्ना हजारे, उसमें तो किरण बेदी भी थी। अन्ना, अच्छा, फिर किरण बेदी पे भी मैं पूछूंगा। पूछ लेना। केजरीवाल पे पूछिए। कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो केजरीवाल जी और किरण बेदी जी ने जो मूवमेंट अन्ना हजारे की, पहली बात तो इनके आगे हम एक पत्रकार के हिसाब से जी मैं नहीं अच्छा, जी, लगाऊंगा, चलिए, केजरीवाल- क्योंकि ये जी के लायक थे जब थे। सुन लीजिए, जब सम्मानजनक स्थिति में कोई नेता होगा, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो वो जी और महामहिम कहलाने लायक होगा। सुन लीजिए, मैं कैमरे पे सब बात करता हूं। जो आदमी उस सम्मान के लायक नहीं बचा, सपोज दैट कोई व्यक्ति, आप मुख्यमंत्री कल को बन जाओ, आज आप सम्मानित व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री बन के आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, जनता का दोहन कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, नकारापन कर रहे हो, तो ये कहने का हक हर जनता को है जिसने आपको वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल, बेशक। मैं महात्मा गांधी पे भी आलोचना कर रहा हूं कैमरे पे। महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी गलती की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन्होंने ईमानदारी से उसको नहीं किया। इसकी वजह से ही पूरे देश और दुनिया में जो है एक अव्यवस्था का माहौल है। इसलिए महात्मा गांधी ईमानदार नहीं थे। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, और मैं कैमरे पे कह रहा हूं, महात्मा गांधी को मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता हूं। अब बताइए। नहीं, ये बिल्कुल आपका विचार बहुत बहुत अपनी तरफ सही है, लेकिन क्या है कि आपने बात बहुत अच्छी कही कि महात्मा गांधी जी ने उस वक्त जो निर्णय किया, जो भारत का जो, जब हम महात्मा गांधी के निर्णय पे सवाल उठा सकते हैं, तो अन्ना हजारे और केजरीवाल क्या बेचते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपने जो बात रखी, तो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट सही नहीं पकड़ा केजरीवाल ने, और उसके चलते जो जनता की वोट लेकर केजरीवाल आज मुख्यमंत्री बने हैं, उस मुख्यमंत्री पद पर बैठने का उनका हक नहीं है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट बिल्कुल धराशायी तो है। केजरीवाल से इस्तीफा आपने अभी तक क्यों नहीं मांगा, और अब कब मांगेंगे? हम शीघ्र ही मांगेंगे। हम पार्टी से अब जुड़े हैं, हम इस कार्यरत हैं इस बात में। दूसरा सवाल,